आज 27 अगस्त 2025 महाराष्ट्र के जबतमाल में हम आए तो थे सोयाबीन की फसल में कैटरपिलर देखने के लिए, अड़ी देखने के लिए, सुंडी देखने के लिए, सेमिलूपर और सब सुंडियां देखने के लिए। लेकिन इस फील्ड में मेरे को एक खास नज़ारा देखने को मिला। आज की इस वीडियो में हम उसी के संदर्भ में आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं इस सोयाबीन की खेत की बात करूं तो यहाँ पे खरपतवार के अंदर सोयाबीन है न सोयाबीन के अंदर खरपतवार है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। खास तौर से अगर इस खेत को देखते हैं तो इस खेत में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को ये पार्थेनियम हिस्टेफोरस देखने को मिल रहा है। इसको आमतौर पे किसान गाजर घास, कांग्रेस घास, ये विभिन्न नाम से इसको जानते हैं। पहले इसकी जन्म कुंडली के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे देश का खरपतवार नहीं है, ये अमेरिका से गेहूं के बीज के साथ हमारे देश में आया था। शुरुआत में हमें जो देखने को मिला था, हमें रेलवे लाइन के किनारे ये देखने को मिला था, क्योंकि रेलवे के वागन से एक जगह से दूसरी जगह जब गेहूं को स्थानांतरित किया गया था, उस समय इसके बीज जहां जहां पहुंचे थे उन जगहों पे ये फैला। देखिए, ये जो सफेद फूल हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे तो एक एक सफेद फूल में हमें 5-5 सीड दिखाई देगा। और अगर एक पार्थेनियम की हम बात करें तो एक पौधा से 15 से 20 हजार तक हमारा बीज हो सकता है। उतने सारे ये पार्थेनियम को ये जन्म दे सकता है। तो लिहाजा इसकी पैदावार बहुत तेजी से ये फैलता है, तो जिसकी वजह से ये धीरे धीरे हमारे देश में ये अपना पैर पसारना शुरू किया और आज के दिन में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आया हुआ है। ये जो खरपतवार है, ये खरपतवार क्या नुकसान करता है अगर मैं बात करूं तो आमतौर पर खरपतवार क्या नुकसान करता है। मैंने सोयाबीन लगाया, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सोयाबीन लगाया। अब ये सोयाबीन में हमने खाद दिया, खाद हमारा खरपतवार ले लिया। हमने पानी लगाया, पानी हमारा खरपतवार ले लिया। सूरज की रोशनी, ये खरपतवार ले लिया। हमारे फसल को ये दबा दिया, जमीन में जगह ही अपना, ये प्लॉट तो मेरे फसल के लिए था, ये प्लॉट में पता चला यही अपना मकान बना लिया। तो देखिए, ये जो साधारण मैंने नुकसान बनाया ये तो दुनिया जानती है, लेकिन खरपतवारों में ये दो बड़ा नुकसान और होता है। एक नुकसान क्या होता है, ये पार्थेनियम का अपना एक एलिलोपैथी इफेक्ट होता है। एलिलोपैथी इफेक्ट बोले तो ये जहां रहेगा वहां बाकी किसी फसलों को नहीं पनपने देगा। अगर इस खेत को हम पूरा देखते हैं तो देखिए, इस खेत में दूर दूर तक केवल और केवल हमें पार्थेनियम ही दिखाई दे रहा है, बाकी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा जो फसल है, हमारा फसल बिल्कुल नीचे दबा हुआ हमें नजर आ रहा है। ये तेजी से कैसे फैल गया, अगर इसकी जब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, आइए दिखाता हूँ। अब इस फूल को जरा गौर से देखिए। अगर मैं कोई भी फूल को देखता हूं तो एक फूल का मतलब हुआ 5 बीज। देखिए, यहाँ पे नजारा बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। और अगर एक पार्थेनियम की हम बात करें तो एक पौधा से 15 से 20 हजार तक हमारा बीज हो सकता है। उतने सारे ये पार्थेनियम को ये जन्म दे सकता है। तो लिहाजा इसकी पैदावार बहुत तेजी से ये फैलता है, तो जिसकी वजह से ये धीरे धीरे हमारे देश में ये अपना पैर पसारना शुरू किया और आज के दिन में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आया हुआ है। अब बात करते हैं जो पार्थेनियम के अंदर जो एलिलोकेमिकल होता है पार्थेनिन, वो इसके कहाँ मिलेगा, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो फूल है, ये फूलों पे मिलेगा, जो फ्लावर है, नंबर 1। नंबर 2, इसके जो पॉलन होंगे, जो पराग होंगे, और पराग के अंदर ये एलिलोकेमिकल मिलेगा। अब आइए बात करते हैं इसके जो पत्ते होंगे, ये पत्तियों के ऊपर, जो पत्तियां आप देख रहे हैं इन पत्तियों पे मिलेगा। इसका जो तना होगा, जो डंठल होगा, ये डंठल के ऊपर मिलेगा। इसकी जो जड़ें होंगी, ये जड़ों के अंदर भी ये एलिलोकेमिकल जो पार्थेनिन होता है, ये पार्थेनिन मिलेगा। कुल मिला के ये कहाँ नहीं मिलेगा इस पार्थेनियम हिस्टेफोरस के अंदर, ये बताना बड़ा मुश्किल है। जिसकी वजह से जहां रहता है वहीं, चाहे हम फसल की बात करें, चाहे हम इंसान की बात करें, चाहे हम पशु की बात करें, चाहे हम जो जमीन में जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स है उसकी अगर बात करें, तो सबके लिए ये हानिकारक होता है। अगर मैं खरपतवार की नुकसान की बात करता हूं तो एक और अहम नुकसान खरपतवार करता है। वो नुकसान यह है कि विभिन्न तरह के कीट और विभिन्न तरह की बीमारियां इस खरपतवारों पे पलते रहते हैं और यहां से फिर हमारे फसल पे जाके फसल पे नुकसान करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पार्थेनियम हम देख रहे हैं, इस पार्थेनियम पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमें कैटरपिलर दिखाई दे रहा है। ये जो कैटरपिलर को हम देख रहे हैं, ये कैटरपिलर यहाँ से क्या करता है, यहाँ से फिर जाता है और जाके हमारे जो मूल फसल है सोयाबीन, ये सोयाबीन में जाके नुकसान करता है। पार्थेनियम हिस्टेफोरस से अगर इंसान की शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो आइए देखिए क्या क्या हो सकता है। इसके वजह से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, जिसको हे फीवर कहा जाता है।
इसके वजह से अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इसके वजह से कॉन्टैक्ट डर्माइटिस हो सकता है, इसके वजह से कॉन्जंक्टिवाइटिस हो सकता है, आंखें लाल पड़ सकती है। अगर हम इसको हाथ से उखाड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ में क्रोकोडाइल स्किन डिजीज होगा और साधारण जो ऑइंटमेंट होता है, स्किन ऑइंटमेंट होता है, वो इसके ऊपर कोई खास ज्यादा कारगर नहीं हो पाता है। ये सारी बीमारियां इंसान के अंदर भी ये हो सकता है अगर हम इसके कांटेक्ट में हम ज्यादा देर तक रहते हैं या ज्यादा रहते हैं, या जिस खेत में भयंकर तरीके से उगा हुआ है उस एरिया में अगर हम रहते हैं तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से फसल को दबाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मेरा कहाँ पे कितनी हाइट पे है और यहाँ पे देखिए मेरा सोयाबीन कैसे है। यहाँ पे देखिए हमारा सोयाबीन कैसे दिखाई दे रहा है। ये सोयाबीन की फसल हमारा यहाँ पे है और पार्थेनियम जो है, पार्थेनियम ये किस तरीके से इसको ढक दिया है। देखिए एवरेज हमारा 3.5-4 कुंटल तक किसान हमारा पैदावार ले पाता है, लेकिन इस खेत में जो मेरे को नजारा देखने को मिल रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि 1 कुंटल से भी ज्यादा इस खेत में हम सोयाबीन हम इसके अंदर ले सकते हैं। एक और बड़ा नुकसान मेरे को नजर आ रहा है वो अगली साल के लिए, कि ये जो सफेद सफेद फूल देख रहे हैं ये सारे जो है ये जमीन में जैसे बैंक में पैसा रखे हैं वैसे मौजूद रहेगा, अगली साल के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती पैदा करेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, अपनी फसल की अवलोकन करें और सही समय पे सही रसायन को सही मात्रा में और सही तरीका से इस्तेमाल करके अपनी बहुमूल्य फसल को खरपतवार से मुक्त करें। अब आइए मेन मुद्दा पे आते हैं कि ये पार्थेनियम से, गाजर घास से अपने को मुक्ति कैसे मिलेगी, राहत कैसे मिलेगी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अगर इस तरीके के दुश्मनों से अपने आप को बचाना है तो हमें एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें कुछ मैकेनिकल काम करना पड़ेगा, कुछ हमें बायोलॉजिकल काम करना पड़ेगा और उसके बाद एक अच्छा सोल्यूशन के लिए हमें केमिकल के रास्ते पे आना पड़ेगा। मैं तीनों के बारे में ही एक आलोकपात करना चाहूंगा। देखिए अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो ये जहां कहीं भी अपने घर के आसपास या अपने खेत में जहां कहीं भी दिखाई दे रहा है, फ्लावरिंग से पहले हमें इसको उखाड़ लेना है, हैंड वीडिंग करना है। लेकिन हैंड वीडिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने बताया था, हमारे हाथों पे अगर लगता है तो यह नुकसान करता है, स्किन डिजीज होता है। बॉडी कांटेक्ट में जो एक्सपोज हमारा एरिया है वहां पे लगता है तो नुकसान करता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें अच्छा मास्क पहनना पड़ेगा और दूसरी बात हाथ में ग्लव्स लेना पड़ेगा और इसको हैंड वीडिंग करना पड़ेगा, उखाड़ देना पड़ेगा। कब? फूल आने से पहले। इसको जलाना नहीं है, क्योंकि जलाने से क्या होता है, इसकी जो टॉक्सिन केमिकल होता है ये हमारे वातावरण में फैल जाता है। तो इसको हमें उखाड़ देना है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा उखाड़ के अगर हम कोई प्लेन जगह पे रख देंगे तो। ये तो रही मैकेनिकल मेथड। अब अगर बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो हमारे 2 रास्ते हैं, नंबर 1 इंसेक्ट और नंबर 2 डिजीज। अगर इंसेक्ट की बात करें तो जो मैक्सिकन बिटल होता है वो देखिए वो क्या करता है, इसके फ्लावर को खा जाता है, इसके फ्लावर को खुराक बनाता है, इसके पत्तियों को खुराक बनाता है। अगर मैं पैथोजन की बात करता हूं तो पक्सिनिया एब्रप्टा जो फंगस है, जो रस्ट पैदा करने वाला फंगस है, ये इसके लिए बड़ा प्रभावी होता है। तो इंसेक्ट में क्या रहा है, इंसेक्ट में हमारा मैक्सिकन बिटल रहा जो इसको खुराक बनाता है, और दूसरा फंगस की अगर मैं बात करूं तो जो रस्ट फंगस होता है पक्सिनिया एब्रप्टा, वो इस पे बड़ा कारगर रहता है। तो ये तो रही हमारी बायोलॉजिकल मेथड। अब बात करते हैं केमिकल मेथड की। अगर केमिकल की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या केमिकल कारगर है, इसमें 2,4-D इसके लिए कारगर है। 2,4-D का सोडियम सॉल्ट आता है, 2,4-D का 58% सॉल्युबल लिक्विड आता है। तो एक तो 2,4-D इसके लिए काफी कारगर है अगर खाली जगह पे है तो। इसके लिए ग्लाइफोसेट काफी कारगर है। ग्लाइफोसेट क्लिंटन नाम से, राउंड अप नाम से, टॉपर 77 नाम से, मीरा 71 नाम से, विभिन्न नाम से मार्केट में मिलता है, वो इसके लिए काफी कारगर है, अच्छा है। लेकिन अगर खाली जगह पे है तो घर के आसपास अगर है तो वहां पे हम इस तरीके के हार्बिसाइड लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन की। जैसे हम इस समय सोयाबीन के फील्ड में आए हुए हैं, अगर सोयाबीन के फील्ड में पार्थेनियम आया हुआ है तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे तो हम ग्लाइफोसेट नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे तो हम 2,4-D नहीं लगा सकते हैं। मैंने जो देखा कि एक प्रोडक्ट है, अमोरा नाम से है, ये क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के पास है। वो प्रोडक्ट का काफी अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, खरपतवार जब 2 से 4 पत्ते का है उसी समय इस्तेमाल करना है, पहली बात। दूसरी बात, खेत में उस समय नमी होना जरूरी है। तीसरी बात, 1 एकड़ में 600 ml लगाना है। पीठ वाली मशीन जो नैपसैक स्प्रेयर होता है उससे लगाना है। 150 लीटर पानी उसके अंदर लगाना है, यानी 10 टंकी पानी लगाना है। दूसरे तरीके से अगर बताए तो 1 टंकी में 60 ml और 1 एकड़ में 10 टंकी पानी ऐसे लगाना है। जो नोजल आप लेंगे, जरूर फ्लैट फैन नोजल लेंगे, फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल लेंगे और जमीन की सतह को और पत्ते को भिगोते हुए स्प्रे करेंगे जब खरपतवार आपका शुरुआती दौर में 2 से 4 पत्ती का दिखाई दे रहा है। अभी जो हमने चर्चा किया, इससे एक बात निकल के आया कि पार्थेनियम केवल किसान का ही समस्या नहीं है, ये समस्या हमारा और आपका हर किसी का है। तो अगर इसको निर्मूलन की बात करते हैं, इससे अगर मुक्ति पाने की बात करते हैं, तो ये केवल किसी एक से नहीं होगा, ये हम और आप सभी लोग मिलके अगर आएंगे इसको निर्मूलन करने के लिए, तभी जाकर के इस पार्थेनियम से हमें मुक्ति मिल सकती है।
आए तो थे मैं महाराष्ट्र के यवतमाल में सोयाबीन में कीड़े के बारे में चर्चा करने के लिए, लेकिन ये खास चीज मेरे को देखने को मिला। मैंने सोचा चलो इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे साझा कर लूं। देखिए, कोई भी चीज कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसमें कुछ अच्छाइयां भी हो सकती है। अभी आज के दिन में इसके ऊपर जो रिसर्च चल रहा है वो इस दिशा में चल रहा है कि क्या हम इससे कोई बायोपेस्टिसाइड्स बना सकते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स या बायो हार्बिसाइड कोई बना सकते हैं। इसमें अभी काम चल रहा है ह्यूमन मेडिसिन, क्या इससे कोई हम मेडिसिन भी बना सकते हैं क्या, इस दिशा में भी रिसर्च चल रहा है। तो बहुत जल्दी आपसे हम मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।